नमस्कार। विषय विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पुर्तगालियों के भारत आने का मुख्य उद्देश्य तो समुद्री व्यापार पर कब्जा जमाना था ही, लेकिन इसके साथ ही उनके और भी कई उद्देश्य थे जो वो इसके जरिए पूरा करना चाहते थे। इनमें से एक उद्देश्य धर्म युद्ध भी था, जो उन दिनों यूरोप से शुरू होकर अरब सागर तक फैला हुआ था। दरअसल पुर्तगाली अरबी मुसलमानों को भारत से होने वाले व्यापार में से भगा देना चाहते थे, ताकि भारत से जो सोना और मसाले अरब के व्यापारी अपने साथ ले जाते थे उसे पुर्तगाली अपने साथ यूरोप ले जा सके। और यह काम एक नाविक के बस की नहीं थी। इसके लिए एक शातिर, दृढ़ योद्धा, कूटनीतिज्ञ और जुझारू जहाजी की जरूरत थी, और वास्को डिगामा इसके लिए पूरी तरह से फिट बैठता। वास्को डिगामा भारत क्यों और कैसे आया, प्रोग्राम के इस दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए पुर्तगाली शासकों के प्रयत्न, नाविक के रूप में वास्को डिगामा की खोज और वास्को डिगामा के जहाजी यात्रा की, जो अपने आप में बेहद रोमांचक है। इस प्रोग्राम के पहले पार्ट में हमने बात की थी आखिर पुर्तगाली भारत क्यों आना चाहते थे और कैसे इस योजना को अमल में लाने की कोशिश पुर्तगाल में शुरू हुई। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। बहरहाल हम लौटते हैं इस दूसरे पार्ट की कहानी पर, जो एक तरह से शुरुआती विफलताओं के बावजूद पुर्तगालियों के लिए एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। यूं तो यूरोप के कई शहर समुद्री तट पर बसे हुए हैं, लेकिन यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग का पता लगाने की मुहिम की शुरुआत के लिए पुर्तगाली बंदरगाह लिस्बन की भौगोलिक स्थिति यूरोप के अन्य बंदरगाहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। साथ ही पुर्तगाल के शासकों ने नौसेना और समुद्री खोज की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और अपने नाविकों को हर तरह का सहयोग भी दिया। इस प्रयास में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाला पुर्तगाली शासक था प्रिंस हेनरी, जो 1420 से 1460 के बीच करीब 40 सालों तक भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने की योजनाएं बनाता रहा और इसके लिए लगातार प्रयासरत भी रहा। इसी बीच 1454 में पोप निकोलस पंचम ने प्रिंस हेनरी को भारत के प्रदेशों को खोजने का एक अधिकार दिया। इसके बाद प्रिंस हेनरी और जोर शोर से अपने अभियान में जुट गया। समुद्री अभियानों में उसकी रुचि और योगदान के कारण ही उसे हेनरी द नेविगेटर कहा गया। हालांकि अपने प्रयासों में अनेक बार पुर्तगाली शासकों को असफलता भी हाथ लगी, लेकिन इससे उनकी उम्मीद पर जरा भी असर नहीं पड़ा और ना ही उन्होंने अपनी हिम्मत हारी। हेनरी द नेविगेटर और उसके बाद के पुर्तगाली शासक लगातार इस कोशिश में जुटे रहे और अफ्रीका के पश्चिमी तट और उससे होकर भारत तक समुद्री मार्ग की खोज के लिए लगातार नाविक अभियान भेजते रहे। इन अभियानों के दौरान ही साल 1481 में डैम जुआओ द्वितीय पुर्तगाल का राजा बना, जिसे जॉन द्वितीय भी कहा जाता है। उसे सिर्फ अफ्रीका से मिलने वाले सोनों से संतोष नहीं था, वह भारत के मसालों पर भी एकाधिकार जमाना चाहता था और इसके लिए उसने 2 समुद्री दल भी भेजे। एक दल बार्थोलोम्यू डियाज के नेतृत्व में और दूसरा पैरो डी कोविल्हम के नेतृत्व में। इसमें बार्थोलोम्यू डियाज का वह दल 1400 किलोमीटर की लंबी और कठिन समुद्री यात्रा तय कर अगस्त 1487 में अफ्रीका के दक्षिणी किनारे के अंतिम छोर तक पहुंच भी गया। उस समय तक वह जगह उग्र अंतरिक्ष यानी केप ऑफ स्टॉर्म कहलाता था, क्योंकि उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती थी और भारी तूफान आते रहते थे, इसलिए उसे पार करना नाविकों के लिए काफी कठिन था। केप ऑफ स्टॉर्म तक पहुंचने के बाद बार्थोलोम्यू के जहाज में खाने के लिए रखा गया सारा रसद खत्म हो चुका था। भूख से व्याकुल और परेशान जहाज पर सवार उसके साथियों ने वापस लौटने की जिद कर दी। इस वजह से बार्थोलोम्यू भी उसे पार नहीं कर पाया, लेकिन उसकी इस यात्रा से एक उम्मीद की किरण जरूर जग गई कि जब यहां तक पहुंचा जा सकता है
तो इससे आगे भी जाया जा सकता है। लिहाजा उसने केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी आशा के अंतरीप रख दिया। अब अफ्रीका का दक्षिणी छोर और भारत तक पहुंचने का रास्ता एक तरह से पुर्तगालियों को मिल चुका है। इसी बीच राजा जॉन द्वितीय का निधन हो गया और 1495 में डैम मैनुअल पुर्तगाल का राजा बना। अपने पूर्वजों की भांति उसने भी इस तरह के समुद्री अभियान और भारत तक पहुंचने की समुद्री रास्ता खोजने में काफी इंटरेस्ट था। अपने इस लगाव के कारण मैनुअल ने यह घोषणा कर दी कि किसी भी कीमत पर भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग ढूंढना और यह उसका अंतिम निर्णय है। हालांकि मैनुअल के इस निर्णय का शाही सलाहकारों ने विद्रोह भी किया, लेकिन मैनुअल अपने निर्णय पर अडिग रहा और आखिरकार उसे सफलता भी मिली। इसके लिए उसे भाग्यशाली राजा भी कहा गया और वो था भी भाग्यशाली क्योंकि उसने उस रास्ते को पा लिया जिससे उसकी दुनिया बदलने वाली थी। मैनुअल के इस निर्णय के बाद उस ऐतिहासिक समुद्री यात्रा की आखिरी तैयारी शुरू हो गई जो विश्व के भूगोल और भविष्य दोनों में एक नया इतिहास लिखने वाला है। प्रिंस मैनुअल अब उस साहसी नाविक की खोज में जोर शोर से जुट गया जो अफ्रीका को लांघता हुआ अटलांटिक महासागर को पार करता हुआ अरब सागर होता हुआ भारत तक पहुंचे और एक नए समुद्री मार्ग की खोज करे। काफी खोजबीन और तलाश के बाद प्रिंस मैनुअल ने इस काम के लिए वास्को डिगामा का चयन किया और वास्को डिगामा को कैप्टन मेजर का पद दिया। क्योंकि वास्को डिगामा की यात्रा से पहले के सारे प्रयास असफल हो चुके थे, इस बार क्या होगा यह सभी के मन में चिंता थी। किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन वास्को डिगामा और उसके साथियों के मन में संकल्प दृढ़ था। वास्को डिगामा की सफलता के लिए पूरे पुर्तगाल में जगह जगह प्रार्थनाएं की गई। वास्को डिगामा और उसके साथियों ने यात्रा शुरू करने से पहले की रात पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से करीब 4 मील दूर रेस्टेलो के एक चर्च में प्रार्थना करते हुए गुजारा। अगले दिन शनिवार 8 जुलाई 1497 को वहीं से अपने अपने जहाजों पर सवार होकर वास्को डिगामा और उसके साथी भारत के लिए उस नए रास्ते की खोज करने में रवाना हो गए। उन्हें विदा करने के लिए बड़ी संख्या में पुर्तगाली बंदरगाह पर इकट्ठा हुए। क्योंकि यह रास्ता काफी लंबा, कठिन और दुरूह था, इसलिए 4 मजबूत जहाजों का एक बेड़ा तैयार कराया गया और इस बेड़े का निर्देशक वास्को डिगामा को ही बनाया गया। ये चारों जहाज उस समय के सबसे बढ़िया जहाजों में से एक थे जो दुनिया में मौजूद थे। उनमें से 2 मध्यम आकार के 3 मस्तूलों वाले जहाज थे जिनका वजन 120 टन, जबकि तीसरे जहाज का वजन 50 टन था। चौथा जहाज भंडार पोत था जो सबसे हल्का और छोटा था। इन 4 जहाजों के अलावा उनके साथ एक 5वां जहाज भी था जो केप ऑफ वर्दी द्वीप तक उनके साथ गया था। इस 5वें जहाज का कप्तान बार्थोलोम्यू डियाज था जो पहले ही केप ऑफ गुड होप तक घूम आया था। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि बार्थोलोम्यू ने ही केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। इस बेड़े का सबसे अच्छा जहाज साओ गैब्रियल था जो वास्को डिगामा को दिया गया। उसका पायलट पैरो डी अलंकार था। गैब्रियल बार्थोलोम्यू के साथ केप ऑफ गुड होप तक पहले भी यात्रा कर चुका था। बेड़े का दूसरा जहाज था साओ राफेल, जिसका नेतृत्व वास्को डिगामा ने अपने भाई पाउलो डिगामा को सौंपा था। उसका पायलट जोआओ डी कोइम्ब्रा था जो एक निग्रो था। वही तीसरा जहाज बेरियो था जो काफी तेज चलने वाला जहाज था। बेरियो का कप्तान निकोलो कोल्लियो था और चौथा जहाज जो सबसे छोटा था उसमें खाने पीने के लिए जरूरी सामान रखा गया। साओ गैब्रियल और साओ राफेल विशेष रूप से इस यात्रा के लिए ही बनाए गए थे। इन जहाजों पर दूरबीनें लगाई गई थीं और रास्ते में किसी खतरे से निपटने के लिए गोला दागने वाली तोपों को भी रखा गया था। साथ ही इन पर बंदूकें और गोला बारूद भी पर्याप्त मात्रा में रखा गया ताकि कोई अनहोनी हो तो इसके जरिए उसे संभाला जा सके। जहाज के कैप्टन, पायलट और अधिकारियों को लोहे का कवच दिया गया, जबकि साधारण नाविकों को तीर कमान, भाले, कुल्हाड़ियां, तलवारें आदि दी गई थी।
रसद पानी वाले जहाज के अलावा अन्य जहाजों में भी खाने पीने की सामानें थी। साथ ही उनमें भेंट देने के लिए और विदेशों से सामान खरीदने के लिए वस्तुएं भी रखी गई। खाने पीने का सामान इस हिसाब से रखा गया था कि वह नाविकों के लिए अगले 3 साल तक चल सके। सोचिए किस तरीके की तैयारी करके वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत के लिए चला था। अगले 3 साल किसी भी आपत्ति को झेलने के लिए उसके पास जहाज में रसद मौजूद थी। इस लंबी समुद्री यात्रा की सुविधा के लिए वास्को डी गामा के जहाजों को उस समय के सबसे अधिक विकसित वैज्ञानिक साधनों से सुसज्जित किया गया। इन जहाजों पर सवार पायलट और नाविकों का चुनाव भी काफी सोच समझकर किया गया था। ज्यादातर उन्हें ही लिया गया था जिन्हें समुद्र और समुद्री यात्राओं का पहले से अनुभव था। इनमें से अधिकतर का चुनाव वास्को डी गामा ने खुद ही किया। इनमें पुर्तगाल में मौजूद उस दौर के अनेक बेहतरीन नाविक शामिल थे। इनके साथ ही वास्को डी गामा के जहाज पर 3 द्विभाषीय भी थे जो अरबी के साथ साथ अन्य भाषाओं के भी जानकार थे। इस तरह कुल मिलाकर इस यात्रा के लिए वास्को डी गामा ने 170 व्यक्तियों का चयन किया था जो उसके साथ इस यात्रा पर निकले थे। 8 जुलाई 1497 को यात्रा की शुरुआत करते हुए वास्को डी गामा का बेड़ा अटलांटिक महासागर के दक्षिण की ओर बढ़ चला। 1 हफ्ते तक समुद्र में लगातार यात्रा करने के दौरान वास्को डी गामा का बेड़ा कैनरी द्वीप पार करते हुए 16 जुलाई को तेरा अल्ता पहुंचा। तेरा अल्ता में 1 दिन के लिए पहला पड़ाव डाला गया, लेकिन अगले दिन तेरा अल्ता से चलने के साथ ही समस्याओं की शुरुआत भी हो गई। जिस दिन वास्को डी गामा का बेड़ा तेरा अल्ता से चला उसी दिन रात को समुद्र में भयानक तूफान आया। सुबह हुई तो पता चला कि रात के अंधेरे में चारों जहाज एक दूसरे से भटक कर अलग हो गए और अगले कई दिनों तक वे एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए। तूफान में बिछड़ने के बाद वास्को डी गामा का भाई पाउलो डी गामा अपना जहाज लेकर कई दिनों की यात्रा के बाद 22 जुलाई को केप वर्दी द्वीप पर पहुंचा। यह उन लोगों में पहले से तय था कि अगर किसी कारणवश जहाज बिछड़ जाए तो उन्हें लेकर केप वर्दी द्वीप पहुंच जाना है। वहां पाउलो को अपने बेड़े के 2 अन्य जहाज तो दिख गए, लेकिन वास्को डी गामा के जहाज का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। पाउलो वास्को डी गामा के जहाज के इंतजार में केप वर्दी द्वीप में ही रुका रहा और करीब 10 दिनों के बाद उसे वास्को डी गामा का जहाज दिखाई दिया। सभी के सकुशल होने पर उन लोगों ने बंदूकें चलाकर और दुदुम्भी बजाकर अपनी खुशी बनाई। इसके बाद आगे की यात्रा शुरू हुई और 27 जुलाई को वे साउथ यागो द्वीप पहुंचे। जैसे जैसे वास्को डी गामा का जहाज दक्षिण की ओर अटलांटिक महासागर में बढ़ता गया, यात्रा कठिन से कठिनतम होती चली। समुद्र की लहरें विकराल और तूफानी हो रही थी। जहाज लहरों के साथ गोता खा रहे थे, पाल फरफरा कर गिर रहे थे। साउथ यागो से करीब 3500 मील लगातार चलने के बाद वास्को डी गामा के जहाज का ध्वजपोल लहरों और तूफानों से टकराकर टूट गया। बीच समुद्र में घटी इस घटना से जहाज पर सवार सभी नाविक खौफ से भर गए। लगा अब तो जीवन खत्म हो गया। जहाज की गति भी काफी धीमी हो गई। दूर दूर तक समुद्र का कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। कहीं कोई द्वीप या जमीन भी दिखाई नहीं दे रही। ऐसी स्थिति में उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं। इतनी लंबी यात्रा की वजह से सभी थक कर चूर हो चुके थे। करीब 9000 मील लगातार यात्रा करने के बाद उन्हें कुछ बगुले और चिड़िए उड़ते हुए आसमान में दिखाई दिए। चिड़ियों को देखकर उन्हें एक आशा बंधी कि जरूर ही नजदीक कोई जमीन का टुकड़ा होगा और अब वे किनारे से ज्यादा दूर नहीं है। ये जानकर उनमें एक उम्मीद की किरण जली। हालांकि जमीन तक पहुंचने और जहाजों का लंगर डालने में अभी भी उन्हें कई दिनों का इंतजार करना पड़ा और लगातार आगे चलते रहना पड़ा। और 1 नवंबर को उन्हें जमीन का वह किनारा दिख गया। खुशी से उनकी बाँछें खिल गई। अगले दिन उन्होंने एक सुरक्षित जगह दिखाई दी और उन्होंने उस सुरक्षित खाड़ी में अपने बेड़ों का लंगर डाल दिया। वहां रुककर उन्होंने अपनी थकान दूर की, जहाजों की सफाई की और पालों की मरम्मत भी।
साथ ही खाना पकाने के लिए लकड़ी और पीने के लिए पानी लिया। वास्को डिगामा का बेड़ा वहां 8 दिनों तक रुका रहा। वास्को डिगामा ने उस खाड़ी का नाम सेंट एलिना रखा, जिसे वर्तमान में हम सभी सेंट हेलेना द्वीप कहते हैं। यह वही सेंट हेलेना द्वीप है जहां अंग्रेजों ने नेपोलियन बोनापार्ट को बंधक बनाने के बाद कैद में रखा था। 6 साल तक इसी द्वीप पर कैद रहने के बाद 1821 में नेपोलियन की मौत हुई और यहीं पर नेपोलियन का कब्र भी। दरअसल वास्को डिगामा ने जो रास्ता अख्तियार किया था वह था भी कठिन। उसने अफ्रीका के तट के किनारे किनारे चलने के बजाय बीच समुद्र में एक लंबा घुमाव लेकर आगे बढ़ने का रास्ता अख्तियार किया और ऐसा वह बार्थोलोम्यू डियाज के सुझाव पर किया था, जो केप ऑफ गुड होप तक पहले ही पहुंच चुका था और इन रास्तों में आने वाले मुश्किलों से भली भांति परिचित भी था। खैर, 8 दिन आराम करने के बाद 16 नवंबर को वास्को डिगामा सेंट एलिना द्वीप से केप ऑफ गुड होप के लिए रवाना हुआ। उसे और उसके साथियों को निश्चित दूरी का पता नहीं था, पर वे लगातार आगे बढ़ते चले गए और आखिरकार 18 नवंबर 1497 को उन्हें अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप दिखाई पड़ गया। केप ऑफ गुड होप को देखकर वास्को डिगामा समेत बेड़े के सभी नाविक बहुत ही ज्यादा उत्साहित और खुश हो गए, लेकिन समुद्र काफी उग्र था। ऊंची ऊंची लहरें उसमें उठ रही थी, साथ ही तूफान ने भी आफत मचा रखा था। ऐसे में बार बार कोशिश के बावजूद वास्को डिगामा का जहाज केप ऑफ गुड होप को पार नहीं कर पा रहा। हालांकि उन लोगों ने तमाम झंझावातों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और जब 22 नवंबर की दोपहर को तूफान कुछ कम हुआ और हवाएं अनुकूल चलने लगी, तब वास्को डिगामा का जहाज केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाने में सफल हो गया। लेकिन असली मुश्किल तो अभी आगे आनी थी, जब खुद को बचाने के लिए पुर्तगालियों को अपने जहाज से तोपें दागनी पड़ी। कैद होने से वे बाल बाल बचे। रात के अंधेरे में चुपके से उन्हें अपने जहाज को लेकर भागने पड़े। अरब और मूर व्यापारियों के षड्यंत्रों का शिकार भी उन्हें होना पड़ा। इन सारी कहानियों की चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम के अगले भाग, वास्को डिगामा भारत क्यों और कैसे आया, के पार्ट 3 में, जिसे देखना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर यह कार्यक्रम और इसके कंटेंट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।